Ladies and gentlemen, modern infrastructure is a fundamental demand for Viksit Bharat. And here's where steel plays a very essential part. Not only are steel manufacturers providing the materials and the expertise needed to build the roads, the bridges, the buildings that we need, they are also generating employment critical to economic growth of our country. Today, we are very pleased to have the opportunity to speak with one such builder of Viksit Bharat. He founded Gallant Industries in 1984 and has nurtured it to a well-performing listed company in India today. Please welcome on stage Mr. Chandra Prakash Agarwal, Chairman and MD, Gallant Group of Industries. A very warm welcome, Mr. Agarwal, and my lucky day as I get to have a conversation with this wonderful gentleman. नमस्कार मिस्टर अग्रवाल। नमस्कार सर, 40 साल पहले गैलेंट इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये गोरखपुर में शुरुआत हुई। सर, वहाँ स्टील का तो कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई स्टील, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये, और दूसरी चीज गोरखपुर में स्टील की फैक्ट्री क्यों? आपका जवाब देने से पहले थोड़ा सा गोरखपुर के बारे में चर्चा करेंगे। 80s में गोरखपुर वॉज नोन फॉर सम बैड रीजन्स। जब मैं काम करने की उम्र में आया और काम करने की सोची, तो हमारे पास फैमिली में ट्रेडिंग बिजनेस था जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं था। तो आई थॉट डूइंग सम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। और जो गोरखपुर की अपनी प्रॉब्लम थी, जो क्रिमिनलाइजेशन और जिस तरह का वहाँ एटमॉस्फेयर था, मैंने उसका रीज़न आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो आई फाइंड कि इसका मेजर रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट है। जब लोगों के पास काम नहीं था, यूथ के पास, तो वो अदरवाइज दूसरे रास्तों पे जा रहे थे। गोरखपुर छोटा टाउन, वहाँ कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी उस ज़माने में होती नहीं थी। देन आई थॉट कि अगर हम गोरखपुर में ही कुछ करना चाहें, कुछ करें, तो शायद ये सिचुएशन चेंज हो। एंड आई एम हैप्पी कि आज 40 साल बाद गोरखपुर की सिचुएशन चेंज हुई है। और जहाँ तक स्टील की बात है जी, स्टील यूनिट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत है। बिल्कुल। जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो करीब 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 4 से 5 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। तो हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी। दैट वाज द मेन रीज़न। और उत्तर प्रदेश एक स्टील कंजम्पशन का अच्छा मार्केट है, कोई तरह की यूनिट वहाँ थी नहीं। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशू था। और जहाँ तक आपने कहा कि रॉ मटेरियल वहाँ नहीं था, तो वो एक अर्थमेटिक का सब्जेक्ट था कि जहाँ पे रॉ मटेरियल है, वहाँ जो स्टील प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कंपटीशन में हमारे स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कैसे कंट्रोल होगी कि हम उनसे कॉम्पीट कर पाएँ। इट वाज जस्ट रिलेटेड टू सम अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। उस ज़माने में मैंने ये कैलकुलेट किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उड़ीसा की बात करें, जो और के मामले में काफ़ी समृद्ध है, तो वहाँ भी कोई ऐसा लोकेशन नहीं है जहाँ की मेन जो रॉ मटेरियल हैं, कोयला या आयरन ओर, दोनों एक जगह होते हों। उनको भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है माइन से। अगर वो आयरन ओर के हेड पे हैं तो कोल उनको ट्रांसपोर्ट करना है, कोल के हेड पे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट करना है। और वहाँ का सारा ट्रांसपोर्टेशन बाई रोड हो रहा था उस ज़माने में। तो अगर हम इसको इस तरह देखें कि अगर उनके रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट 10% थी रॉ मटेरियल टोटल प्रोडक्ट के कॉस्ट की, और अगर हमारे यहाँ गोरखपुर में वो कॉस्ट 20% थी, तो अकॉर्डिंगली उसको कम करने का एक रास्ता हमने ये निकाला कि हम उस माल को रेल से ढोएं। तो वी इस्टेब्लिश्ड ए प्राइवेट रेल साइडिंग। तो 5-6% कॉस्ट उससे रिड्यूस हो गई। और जो डिफरेंशियल गैप था
वो हम लोगों को ये था कि हम लोग अपने परफॉर्मेंस से उसको मीट आउट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं भी कर सकते हैं और यूनिट सरवाइव कर पा रही है जी, प्रॉफिट कम भी हो रहा है, स्टिल अगर हमारे इस बैकवर्ड रीजन के डेवलपमेंट के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय सेक्रीफाइसिंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो वो मेरे लिए इमोशनली सेटिस्फैक्ट्री रीजन था। दैट्स वाई वी पुट स्टील यूनिट एट गोरखपुर। बहुत इंटरेस्टिंग इंटेंशन रही आपकी गोरखपुर में शुरुआत करने की। पर अगर 40 साल पहले का गोरखपुर देखा जाए और आज के गोरखपुर को देखा जाए, तो क्या आज बिजनेस शुरू करना वहाँ ज़्यादा आसान होगा? बहुत आसान है। एंड विद द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ योगी जी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल्ड है। जीरो टॉलरेंस की जो बात होती है वो हम लोग वहीं रहते हैं, जीरो टॉलरेंस की ही सिचुएशन है, जीरो क्राइम है। सोसाइटी में ये कहना कि क्राइम होगा ही नहीं, ये तो उचित नहीं होगा, लेकिन क्राइम के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होने में योगी की सरकार बहुत तत्पर है। एंड दैट वे आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपको अदरवाइज कोई इशूज नहीं है जी। तो यूपी में आज काम करना पहले की तुलना में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, आप एंटरप्रेन्योर बने ऐसे ज़माने में जब ये कैच फ्रेज नहीं था। आजकल हम देखते हैं कि भारत का चाहे कोई भी कोना हो, एंटरप्रेन्योरशिप एक बज़ वर्ड एक तरह से बन गया है। तो आपको लगता है ये बदलाव किस वजह से आया है, और क्या सब लोग बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, सब लोग बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ भी करने के लिए आप बिजनेस करें या कोई भी फील्ड चुनें, सक्सेस के लिए जो जरूरी है आपका डेडिकेशन। आप अपने आप को उस काम में कितना डेडिकेट करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस काम को कितना एंजॉय करते हैं। आप जब तक अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे, आप अपना 100% उसमें दे नहीं पाएंगे, और जब तक 100% दे नहीं पाएंगे तब तक सक्सेस भी आप इंश्योर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जो ऐसा कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है कि हम कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते, एवरीवन कैन डू, बट जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं ये उनमें होने चाहिए, उनके अंदर ऐसा इरादा होना चाहिए, वो अपने आप को उसके लिए समर्पित कर सकें तो कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में कई स्केल पर, डिफरेंट स्केल्स पर हम देखते हैं कि फैमिली बिजनेसेस चलते हैं, लेगेसी बिजनेसेस। आपका भी एक लेगेसी बिजनेस है। जब घर वालों के साथ काम किया जाता है और कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, तो उसे आप कैसे मैनेज करते हैं ताकि चाहे डिनर टेबल हो या ऑफिस हो, वहाँ गड़बड़ ना हो? नहीं, डिसएग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी देयर, बट डिसएग्रीमेंट में आपको दूसरे की बात सुन के अगर वो लॉजिकल है, रीजनेबल है, तो उससे एग्री होने में आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली सम टाइम क्या होता है, हमारा ईगो जो है वो इस बात के लिए अलाउ नहीं करता है कि नहीं हम उसकी बात क्यों सुने या हम ही सही हैं। तो इस साइकोलॉजी के अगर आप बाहर हैं देन डिसएग्रीमेंट तो कोई इशू ही नहीं है। डिसएग्रीमेंट से एक कन्वर्सेशन होता है, डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन से कुछ अच्छी ही चीज़ें निकल के आ पाती है। आप हमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किसी बात पे आपकी और नेक्स्ट जनरेशन की खटपट हुई हो और आपने कैसे उसे मैनेज किया? नहीं, खटपट तो नहीं होती है। अच्छा। सम टाइम डिफरेंस ऑफ व्यूज हो सकते हैं जी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये मान लेते हैं कि ये लोग मुझसे बेटर कर सकते हैं। आपका बड़ापन है फिर। आज की जनरेशन दे कैन डू बेटर देन मी। हमारा एक अपना एक्सपोजर था जिसके साथ हम यहाँ तक आए, उनका एक अपना एक्सपोजर है जिससे वो यहाँ से आगे जाने वाले हैं जी। तो आने वाला टाइम जब उनका है तो आई मस्ट रिस्पेक्ट देयर आइडियाज एंड देयर व्यूज। और फिर उसके साथ अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो डिसीजन आगे चल के गलत साबित होते हैं तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। जरूरी चीज़ ये है कि निर्णय हो। जब 100 निर्णय होंगे, गलत होंगे 2, 4, 10 तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, रादर देन कि निर्णय ही ना हो या आप कंफ्लिक्ट में ऐसा उलझ जाएं कि कोई डिसीजन ही ना आप ले पाएं या डिसीजन होने ना दें जी। ये स्थितियां ज़्यादा अच्छी नहीं है। रादर देन डिसएग्रीमेंट शुड ऑलवेज बी वेलकम, डिस्कस्ड एंड शुड बी रिजॉल्व। तो और जो उसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए जी। तो जो अब बिजनेस की नेक्स्ट जनरेशन है, जो आप कह रहे हैं अवेयर है, जानते हैं, उनको आप किस तरह से ग्रूम कर रहे हैं बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए? और ये भी पूछना चाहूँगी कि
एक तरह से हम देखते हैं कि जब डिसएग्रीमेंट होता है तो लोग डर जाते हैं, तो आप कैसे इनकरेज करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स जो है आपकी कंपनी की, उसको कैसे ग्रूम किया जाए? देखिए, हम लोग बहुत हार्डशिप में थे 80s में जब हमने काम शुरू किया। ये गुण मुझको मेरे पिताजी से मिला। इतनी दिक्कतों के बावजूद ही वो उन्होंने मुझे हमेशा निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी, तो जिसकी वजह से वो एक अंदर मेरे अंदर भी ये है कि ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब तक आप किसी को डिसीजन लेने नहीं देंगे, कुछ करने नहीं देंगे, तो आप एक्सपेक्ट कैसे करेंगे कि आगे की चीजें वो चला पाएंगे? जी। तो उस पर ज्यादातर जो मैंने अनुभव किया है कि लोगों का एक इशू ये हो जाता है कि अगर ये डिसीजन गड़बड़ हुआ तो डिसीजन तो होंगे ही अच्छे और बुरे के लिए, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। कुछ बुरा हो जाएगा तो फिर रेक्टिफाई होगा जी, तो पता लगेगा कि वो डिसीजन गलत था, आगे आप नहीं लोगे जी। लेकिन हमेशा उस फियर फैक्टर में आप नेक्स्ट जनरेशन को या जो आगे लोग काम कर रहे हैं उनको आप रिस्ट्रिक्ट करते रहोगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते। आप अकेले जो है सब कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बिल्ड ए टीम एंड यू हैव टू डिसेंट्रलाइज द पावर्स, श्योर, डिसीजन मेकिंग पावर्स। बिल्कुल। दैट वो हमारे यहाँ प्रोसेस है, शुरू से ही हमारा नेचर रहा है, तो कोई इशू नहीं है। मिस्टर अग्रवाल, अगर हम स्टील इंडस्ट्री की बात करें, हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में जो टनेज है, कैपेसिटी बिल्डिंग इंडिया में बहुत हुई है स्टील इंडस्ट्री में, बट किस तरह का सपोर्ट अभी भी इस इंडस्ट्री को चाहिए गवर्नमेंट से, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, क्योंकि ये नेशन बिल्डिंग इंडस्ट्री है जिसे कहा जाता है। देखिए, अभी जो सिचुएशन है स्टील इंडस्ट्री में, ग्रीन एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी इंटेंसिव यूनिट है, जहाँ अभी ट्रेडिशनली हम लोग कोयले का और गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, कोयला थोड़ा पोल्यूशन ओरिएंटेड भी है, तो आज हमारे सामने हाइड्रोजन गैस वगैरह ये सब जो बातें हैं, ये टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने एस्टिमेट किया है कि इट इज टू कॉस्टली राइट नाउ, हो सकता है आगे चल करके ये अफोर्डेबल हो जाए। तो इस सेक्टर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा इसको सब्सिडाइज करना चाहिए, ताकि ये टेक्नोलॉजी जल्दी से हमारे देश में फ्लरिश हो सके, इंट्रोड्यूस हो सके। भले ही एक लिमिटेड पीरियड के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट दे, बाद में ये अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। तो पर्टिकुलरली अभी तो यही मुझे लगता है कि यही एक एरिया है जिसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। आपके लिए करंट सिचुएशन में आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया ये है कि देश हमारा चल पड़ा है, ग्रोथ पाथ पे है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन हमारे पास है, यंगस्टर का परसेंटेज उसमें ज़्यादा है। अगर जनरली आप देखो तो हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, रादर आप देखोगे वर्ल्ड के जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस समय दे आर बीइंग मैनेज्ड एंड रूल्ड बाय इंडियंस। इवन कुछ कंट्रीज के प्रीमियर्स भी इंडियंस हैं। हमारे पास मार्केट है, पिछले 10-15 सालों में हमारी बाइंग कैपेसिटी भी इंडियंस की, आम आदमी की बढ़ी है। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ नहीं है। तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में जो हम लोग ड्रीम कर रहे हैं, थर्ड इकोनॉमी, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड इकोनॉमी, 2047 तक का जो ड्रीम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दिखला रहे हैं, वो अनरियलिस्टिक तो नहीं लगता है, प्रोवाइडेड कि ये जिम्मेदारी हम लोग ऐसा ना मान लें कि ये मोदी जी की है या कोई भी प्राइम मिनिस्टर whomsoever is there, ये हम सब की है। हम लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस तरह से भी, जिस फील्ड में भी हैं, वहीं अपना अगर बेस्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया का फ्यूचर में कहीं कोई ऐसा डाउट नहीं है कि हम लोग वर्ल्ड में टॉप पोजीशंस में होंगे। Absolutely, and I think that is a great note to close this session. सब capabilities हैं हमारे पास। एक इशू मेरे पास है जी, डिस्कस करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। एज ए बिजनेसमैन या एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, थोड़ा माइक ऊपर ले लीजिए। हाँ, एज ए बिजनेसमैन या एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, हम गवर्नमेंट का एक काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। वो काम ऐसा है टैक्स कलेक्शन का। आज की तारीख में हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं या अपनी इनकम में से इनकम टैक्स के लिए पार्ट करते हैं। गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट हैप्पी है, एंड बिकॉज ऑफ डिजिटल इंडिया रेवेन्यू काफ़ी आने लगा है।
लेकिन पूरे सिस्टम में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का कोई रिड्रेसल सिस्टम प्रॉपर नहीं है। आप लिखते रहिए, कहते रहिए, लेकिन आपको उसका ना कोई सोल्यूशन मिल पाता है, आइदर ऑन स्टेट लेवल, आइदर ऑन सेंट्रल लेवल। तो सरकार अगर जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर इस तरह से सख्त होने की कोशिश करती है, अपनी एजेंसियों का उपयोग करती है, बट एट द सेम टाइम जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनकी प्रॉब्लम का अगर रिड्रेसल सिस्टम इंप्रूव नहीं करेंगे तो वो बहुत डिस्करेज होंगे, और वो सिचुएशन जो है हमारे ग्रोथ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी, लोगों के माइंडसेट को नेगेटिव की चीज़ों की तरफ ले जाएगी। तो सरकार को एक पनिशमेंट के साथ साथ एक अवार्ड, प्रॉब्लम के साथ साथ रेजोल्यूशन, ये दोनों साइड जो है इम्प्रूव करना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपेक्षा करूंगा अगर सरकार में कहीं कोई सुन रहा हो तो इस पर जरूर ध्यान दे। जो टैक्स पेयर्स हैं, जो उनके टैक्स कलेक्टर्स हैं, हम उनके टैक्स कलेक्टर्स ही हैं, और ये सर्विस हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर हम 100 रुपये कलेक्ट कर रहे हैं, 100 रुपये उनको दे रहे हैं, उसके साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी कॉस्ट लगा रहे हैं। कोई डिस्काउंट तो सरकार देती नहीं है कि भाई आप 100 रुपये जमा करिए, 1 रुपये आप रख लीजिए कमीशन के तौर पे। तो हम 100 ले रहे हैं, 100 दे रहे हैं, तो हमको जो प्रॉब्लम्स आ रही है या कहीं कोई टेक्निकल मिस्टेक हमसे हो रही है तो उसके लिए जो है वो कोई व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए। तो अगर कंप्लायंस की अपेक्षा है तो रिड्रेसल सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर मिस्टर अग्रवाल, एंड मे आई रिक्वेस्ट रूपाली फर्नांडिस टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज एज वेल एज पारुल कामरा to kindly present Mr. Agarwal. मैं एबीपी न्यूज को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। एक मेरे जैसे स्मॉल टाउन एंटरप्रेन्योर को यहाँ उन्होंने मौका दिया, और आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे ध्यान से सुना। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Rupali, can I please have you on stage, and Parul, if you can join us as well. Can we have the memento on stage as well, please? Ladies and gentlemen, Mr. Chandra Prakash Agarwal, Chairman and MD, Gallant Group of Industries. Thank you. Thank you, Rupali. Thank you very much, Parul.